अस्सलाम वालेकुम जी। कोर्ट से सख्त गर्मा गर्मी की जो खबरें हैं वो आ रही हैं, इस्तीफे आ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। मतलब नकवी साहब हों, एजाजुल एहसन साहब हों, भाई जाहिर सी बात है वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं क्योंकि कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहता। इससे एक चीज वैसे पता चलती है कि हर कोई पतली गर्दन ढूंढता है, क्योंकि सियासतदानों की गर्दन पतली होती है तो हर एक को बड़ा शौक है कि सियासतदानों का मॉनिटर बने, सियासतदानों का जो है वो एहतसाब हो। बाकी कोई और एहतसाब नहीं अपना कराना चाहता, कोई जवाब नहीं देना चाहता। अब हर कोई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तो होता नहीं है ना। खैर एनीवेज, जहां पर एक तरफ ये मामला चल रहे हैं वहां पे हमारी पॉलिटिकल पार्टी के भी आप हालात देख लें। हवाओं का रुख यही है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी बार वजीर आजम बनने वाले हैं। सिर्फ एक सूरत में वो वजीर आजम नहीं बनते, अगर नवाज शरीफ साहब खुद ये फैसला कर लें कि भाई मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं हूंगा, मैं ऐसा किंग मेकर हूंगा, मैं पीछे से हर चीज करूंगा, मैं अपनी जगह पे जो प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेशन है वो XYZ को दे देता हूं, या फॉर दैट मैटर शहबाज शरीफ साहब को दे देता हूं, तो सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो वजीर आजम इसी सूरत में ना बने, वरना अदरवाइज तो तमाम तर हालात यही बताते हैं कि जो वजीर आजम है अगले वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे। अब आप ये कहेंगे कि मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ। अभी इस टाइम पर जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूं तो दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स जो है PMLN के हवाले से, टिकट्स के हवाले से सामने आई हैं। और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम वही डेवलपमेंट्स डिस्कस करेंगे और जो बाकी रह जाएंगी वो हम इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है कि बाय द टाइम ये वीडियो आप तक पहुंचे लाहौर की सीट्स की भी अनाउंसमेंट हो जाए, ठीक है, वो फिर हम उसको बिल्कुल कंसिडर करेंगे। लेकिन ऑलरेडी मैंने एक पहले भी वीडियो की थी लाहौर की सीट्स के ऊपर, तो ये जो अनाउंसमेंट के बाद हमने सिर्फ ये मैच करना है कि कितने लोगों को सीट मिले नहीं मिले। मैं अभी भी आपको बता देती हूँ कि लाहौर के हवाले से मैं अगर आपको ये बताऊं, अयाज सादिक साहब को सीट नहीं मिल रही है, राना मुबशर साहब का बहुत डाइसी है, इसके अलावा राना मशहूद साहब का बहुत डाइसी है। इन चीज़ों के ऊपर मैं बिल्कुल अभी भी अपना जो जराए हैं उनके हवाले से मैं बात करूंगी कि मैं अभी भी उसके ऊपर कायम हूं। लेट्स सी कि अभी लाहौर के हवाले से क्या अनाउंसमेंट होती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान के बाद पंजाब से भी कौमी और सूबाई असम्बलीज के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ऐलान करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हैरान कुन बात यह है कि तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर कोई 6-8 घंटे मीटिंग्स होती थी, ठीक है। इन मीटिंग्स के अंदर इंटरव्यूज होते थे, मुशावरत होती थी, और ये कोई मीटिंग्स जो हैं ये जब से मियां साहब वापस आए हैं उसके अगले हफ्ते से शुरू हो गई थी। क्योंकि जब मियां साहब आए हैं, मियां साहब ने आके 3 दिन अपना ऑफ किया, ऑफ इन द सेंस कि उन्होंने लोगों से मेल मुलाकातें की, फिर कुछ वो बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मिले, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक दौरा किया बलूचिस्तान का। और उसके बाद से बल्कि बलूचिस्तान का भी जो दौरा था वो इंटरव्यू ही था, सबको एक सेम टेबल पर बिठा करके उन्होंने इंटरव्यूज किए कि जी किसको क्या करना है क्या नहीं करना। बलूचिस्तान की लिस्ट सामने आ गई, कोई अराउंड 43 पीपल की, जिसको हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया। उसके बाद जो पंजाब की लिस्टें सामने आई हैं, अगर मैं सबसे पहले PMLN की इस्लामाबाद और कैपिटल टेरिटरी की मैं बात करूं तो ये जो लिस्टें हैं बड़ी हैरान कुन है। ये इसलिए बहुत ज्यादा हैरान कुन है कि इतनी एक्सटेंसिव मीटिंग्स के बाद इतने 1-1.5 महीना ये मीटिंग्स चलती रही हैं और रोजाना की बुनियाद पर 6-8 घंटे की मीटिंग्स होती रही। यानी पहले 180H में मीटिंग्स होती थी, उसके बाद ये जो कि PMLN का सेक्रेटेरिएट है, और उसके बाद फिर जाती उमरा में भी दोबारा मीटिंग्स होती थी। जो 180H में इंटरव्यूज और मीटिंग्स होती थी वो बड़े पैमाने पर होती थी, और जो जाती उमरा में होती थी उनमें मखसूस 6-8 लोग होते थे, ठीक है। अब मामला यह है कि पार्टी टिकट्स ऐसे लोगों को जारी किए गए हैं जो नवाज शरीफ की गुजरावाला में एक इनकलाबी तकरीर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नवाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की गुजरावाला में, याद है आपको, जो पहली तकरीर थी नजरियाती होने के बाद, इनकलाबी होने के बाद, कि बाजवा साहब ये आपका गंद है, ये आपको उठाना पड़ेगा। याद है आपको वो वाली तकरीर जहां पे उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया था। उस तकरीर के बाद जिन्होंने पार्टी को खैरबाद कह दिया उन साहब को टिकट मिली। उन साहब का क्या नाम है? उन साहब का नाम है सरदार मनसब डोगर। इनको टिकट मिली है, ये पाकपतन से हैं। और मैं आपको ये एक बात बताऊं कि जो सरदार मनसब डोगर हैं ये इससे पहले दो दफा जो है ये नून लीग की टिकट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद जब गुजरावाली की तकरीर हुई तो मनसब डोगर ने बोला कि भाई अभी ये तो जो तकरीर है ये मुल्क दुश्मन तकरीर की है नवाज शरीफ साहब ने, और इनका जो मुल्क दुश्मन बयानिया है उसको मैं नहीं बाय कर सकता और मैं नहीं उसको अफोर्ड कर सकता, तो मैं नवाज शरीफ साहब को छोड़ रहा हूं। और अब जब टिकट की अनाउंसमेंट आई तो इनका नाम देख करके बहुत से लोग हक्का बक्का हो गए। सिर्फ यही नहीं, मैं अगर आपको इस्लामाबाद और कैपिटल टेरिटरी की बात कर लेते हैं, इसमें अंजुम अकील खान और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को टिकट मिली। 3 टिकटें थी। तीसरी जो टिकट है वो
पीएमएलएन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सेटल की और वो टिकट इन्होंने आमिर कियानी को दी, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान में अब आमिर कियानी जो कि सियासत छोड़ चुके हैं और उनको तीसरी टिकट दे दिया। मुझे नहीं पता कि इनमें से अंजुम अकील साहब हैं या तारिक फजल चौधरी दोनों जीतते हैं या इनमें से एक सीट जीतती है। अगर मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर तारिक फजल चौधरी साहब जीत जाते हैं, अंजुम अकील साहब नहीं जीतते, तो बेसिकली इनके पास तो एक टिकट वहां से बचेगी ना। बाकी अगर आमिर कियानी जीतते भी हैं तो वो तो आईपीपी के होंगे ना कैंडिडेट, उनका नून लीग से तो कोई लेना देना नहीं है। और वो आमिर कियानी जो एंटी पीएमएलएन रहे हैं, और सिर्फ वे दिखाने के लिए एंटी पीएमएलएन नहीं थे, वो बातें भी ऐसे करते थे। ठीक है, उन्होंने उस लेवल की बदतमीजी नहीं की होगी जिस लेवल की बदतमीजी बाकी और लोगों ने की, लेकिन वो करते थे। अगर मैं इसके अलावा बात करूं जी, एक मिनट जी, बाकी और लोगों की जरा मैं लिस्ट भी तो जरा निकाल लूं ना, साथ साथ आपको अपडेट करती रहूं। तो मामला यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब तक जिन नशिस्तों पर पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है पंजाब एंड बलूचिस्तान में, उनको मिलाकर के उसमें तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, चौधरी जाफर इकबाल, हामिद हमीद, राना एहसान अफजल, शाहिद खाकान अब्बासी शामिल नहीं हैं। अभी रिसेंटली कुछ एक दो हफ्ते पहले, कुछ चंद दिनों पहले जलालपुर जट्टा में एक बहुत बड़ा जलसे का इनेकाद किया गया, जिसको मरियम नवाज ने उस जलसे से एड्रेस किया। उस जलसे के सारे करता धरता अली वड़ाइच साहब थे और लग यही रहा था कि जी इनका तो टिकट पक्का है, उनको भी टिकट नहीं दिया। मतलब ये वो लोग हैं जो कि हार्डकोर नूनी हैं और इनके ऊपर किसी और को फौकियत दी गई है, इनके ऊपर कोई और है। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं राना एहसान अफजल साहब की, तो राना एहसान अफजल इनके जो वालिद साहब हैं अफजल साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, साहिल हॉस्पिटल वाले, वो अच्छा खासा पीएमएलएन को डिफेंड करते रहते थे, अच्छे खासे पीएमएलएन के कारकुन थे। राना एहसान बहुत फ्रंट फुट पर आकर के पीएमएलएन को डिफेंड करते, लेकिन उनको एनए क्या, उनको तो पीपी के लिए भी कंसिडर नहीं किया गया। और राना एहसान की जगह जिनको कंसिडर किया गया वो है राजा रियाज। वो राजा रियाज साहब जो कि पहले पीपल्स पार्टी में थे, वो पीपल्स पार्टी के नहीं हो सके, फिर पीटीआई में आए। पीटीआई में जब आए तो उनको बहुत आसानी से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पर तोड़ लिया गया, यानी वो पीटीआई के भी नहीं बन सके, वो खान साहब के भी नहीं बन सके। और फिर राजा रियाज साहब जो हैं, जो कि गैब का इल्म जानते हैं कि जी निगरान वजीर आजम कौन होगा और इलेक्शन कब होंगे और कैसे होंगे, ये सब बातें शहबाज शरीफ से ज्यादा राजा रियाज साहब को पता होती थी। तो वो राजा रियाज साहब जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई को ऑलरेडी डिच करा चुके हैं, मुझे नहीं पता कि वो पीएमएलएन के अंदर क्या करेंगे, लेकिन उनको डेफिनेटली टिकट चाहिए था और वो इसी बेस के ऊपर ही उन्होंने इनका साथ दिया कि ठीक है मैं पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर की हैसियत से काम करूंगा, लेकिन मुझे टिकट नून लीग का चाहिए अगले इलेक्शंस में। और ये हुआ, राना एहसान के ऊपर राजा रियाज को फौकियत दी गई। ठीक है, चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं मिला। मेरे लिए तो ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि मैं टेलीविजन आपको पता है प्रोग्राम करती हूं, पहले मैं न्यूज़ पे करती थी, आजकल न्यूज़ 1 पे कर रही हूं। और मेरे प्रोग्राम्स में जाफर इकबाल साहब गज बज के मुश्किल से मुश्किल हालात में नून लीग को डिफेंड करते थे। टेलीविजन पर आके जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बातें शायद पार्टी को अभी सूट नहीं कर रही हैं या नवाज शरीफ साहब को सूट नहीं कर रही हैं, जाफर इकबाल साहब को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन जाफर इकबाल साहब ने इसके ऊपर जरा भी नाराजगी का इजहार नहीं किया, मगर इनके हल्के से लोग नाराजगी का इजहार करेंगे, आप समझ रहे हैं। इसके अलावा जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ना मरियम नवाज के ऊपर कोई बुरी बात की, ना नवाज शरीफ के हवाले से कोई बिलो द बेल्ट बात की, ना पार्टी के हवाले से बिलो द बेल्ट बात की। उनकी तो नाराजगी दूर करने की कोशिश भी नहीं की गई, उनको तो टिकट ऑफर मतलब ज़बानी कलामी भी नहीं किया गया, उनको टिकट नहीं मिला। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक बड़े बड़े जो है ना, मतलब बड़ा नाम है पाकिस्तान की सियासत का, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नवाज शरीफ ने अपना नॉमिनी बनाया था कि जी अगर मैं वजीर आजम नहीं बना तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम बनेंगे। एक तरफ आप इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बिल्कुल भी नहीं पूछे। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बिल्कुल भी डी लिफ्ट पे रखती, मैं बिल्कुल उनको डी लिफ्ट पे रखती अगर मैं देखती कि राजा रियाज हो, आमिर कियानी हो, गुलाम सरवर को एडजस्ट। जी गुलाम सरवर साहब कौन है? गुलाम सरवर सर वो हैं जो कि नवाज शरीफ के बारे में ये कहते थे। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ पाकिस्तान अपने पांव पे चल के आएंगे, वो ऐसे तो नहीं आने वाले, वो उनका तो ताबूत ही आएगा। जिस शख्स ने इस लेवल तक की बात की हो उनको चक्री के अंदर जो है एडजस्ट किया गया है, क्योंकि ये सीट उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं जी
गुलाम सरवर साहब उनको मिली, मतलब अगर गुलाम सरवर को सीट मिल सकती है, राजा रियाज को सीट मिल सकती है, अगर आप इन जैसे लोगों को सीट दे सकते हैं, एहसन इकबाल और दानियाल अजीज की लड़ाई में एहसन इकबाल जीत सकते हैं। दानियाल अजीज आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी बेगम आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रही हैं, तो भाई जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, जो मिफ्ता इस्माइल हैं, इनको फिर जाके मना लें। मैं मानती हूं कि उन्होंने कोई बहुत कमाल काम नहीं किया, इन लोगों ने इतने बुरे काम भी नहीं किए, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं और ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, इन्होंने इतने बुरी तनकीद, इतने बुरा इनका रवैया, इनकी इतने बुरे किस्म के कमेंट्स नहीं थे जितने बुरे गुलाम सरवर साहब के और आमिर कियानी के और राजा रियाज के और बाकी उन पीटीआई वालों के हैं जिनको एडजस्टमेंट दी जा रही है अपनी सीटों के ऊपर। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ आपको फैक्ट रिपोर्ट कर रही हूं। फैक्ट ये है कि अगर आप लिस्टों को देखें तो वो मियां साहब जो कि मुझे क्यों निकाला के टाइम पर खुद कह रहे थे कि जी मैं इनकलाबी हो चुका हूं, उन्होंने ये टिकट्स इनकलाबी बुनियादों पर नहीं दी हैं, उन्होंने ये टिकट्स बेसिकली प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे दी हैं, उन्होंने ये टिकट्स जो हैं उन उम्मीदवारों को दी हैं जो उनको इख्तिदार में मदद करेंगे। तो ये जो टिकट्स हैं ये बयानिए की बुनियाद पर नहीं दी गई हैं, ये टिकट्स इख्तिदार की बुनियाद पर दी गई हैं। तो बेसिकली नवाज शरीफ साहब खेल गए हैं। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने कितनी टिकटें मांगी थी? 20-30 टिकटें में थे, उनको सुकेड़ करके 60 टिकटों पर लेकर के आए हैं नेशनल असेंबली की। यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई गई और उन लोगों को चुना गया है जिन लोगों से ये अपने नेशनल असेंबली के बंदे नंबर पूरे करके वजारत उज़्मा ले सकते थे। लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर मुझे पर्सनली इख्तिलाफ है, वो चीज ये है कि आपको याद है जब शहबाज शरीफ साहब थे और वो कहते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कि इनको मैं सड़कों पर घसीटूंगा, याद है ना आपको ये कॉमेंट? मामला ये है कि सड़कों पर घसीटने का कह तो दिया, लेकिन जब फिर दोस्ती करनी थी, जब फिर साथ चलना था, तो शहबाज शरीफ साहब को आसिफ अली जरदारी साहब के गढ़ जाना पड़ा और वहां जाकर के ना सिर्फ घर बल्कि उनके गढ़ जो कराची है, जो सिंध है, उनके गढ़ जाकर के उनको माफी मांगनी पड़ी कि जी मैंने जो कहा मैं उसके लिए माजरत खाऊं। गुलाम सरवर को जस्ट करना था तो कम से कम उससे अपॉलॉजी तो ले लेते। अभी भी वक्त देर नहीं हुई है, अपॉलॉजी ले। आप मुझे कमेंट में बताएं, मुझे पता है ये उन वीलॉग्स में से एक ऐसा वीलॉग है जो कि शायद नून लीग के बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा कि ये बीरेश क्या बातें कर रही हैं, लेकिन अगर आप एक जेन्युइन नून लीग के वर्कर हैं, अगर आप जेन्युइनली नून लीग के कारकुन हैं, तो आपको ये मेरी आवाज और मेरी रिपोर्टिंग बिल्कुल समझ में आएगी कि क्या ये एक जेन्युइन वर्कर के साथ ज्यादती नहीं है। तलाल चौधरी, वो तलाल चौधरी और वो दानियाल अजीज जिन्होंने नवाज शरीफ के नाम पर अपने 5-5 साल सियासत के कुर्बान कर दिए, उनके बारे में नवाज शरीफ साहब जलसों में खड़े होकर कहते थे कि भाई एक तरफ तलाल को, एक तरफ दानियाल को, कि भाई अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। आज जब मियां साहब ने फैसला सुनाना था, आज जब पार्टी ने फैसला सुनाना था, तो एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और तलाल चौधरी का हमें इतलात यही मिल रही हैं कि अभी तक उनको नहीं टिकट मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगी कि मैं इस बारे में गलत साबित हूं, लेकिन अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ है और उनको टिकट नहीं दिया गया है। जो अभी तक लिस्टें मेरे सामने आई है, नहीं मिला है उनको टिकट अभी तक। सो मामला यह है कि मुश्किल वक्त में जो डिफेंड करते थे उनको पीछे रखा गया है और जो तनकीद करते थे, तनकीद भी छोड़े, जो गालियां देते थे और जो बिल्कुल भी खैर खानी थे, जो कि ताबूतों का इंतजार करते थे, उनको टिकट दे दिया गया, उनको एडजस्ट किया गया। तो भाई ये रौले तो पड़ेंगे, ये फड्डे तो पड़ेंगे। ये सिर्फ बात एक बीनर सलीम या द बीनर सलीम शो की नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने टेलीविजन शो के ऊपर ये तबर्रा नहीं पढ़ के आई हूं, ये मामलात अभी उठेंगे। अभी तो जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं लाहौर की लिस्टें सामने नहीं आई हैं, जैसे ही लाहौर की लिस्टें सामने आएंगे आप देखिएगा कैसे फड्डे पड़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इलेक्शन अपडेट भी आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी था, मुल्की हालात वाकयात कैसे होंगे ये आपको इन लिस्टों से भी पता चल रहा है कि वजारत उज़्मा तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जो हुकूमत बनेगी और उसके बाद जो तमाम तर मुल्की मामलात चलेंगे वो कॉम्प्रोमाइज की बुनियाद पर ही चलेंगे और कमिटमेंट की बुनियाद पर चलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।